आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो सबसे पहला तो हमारा एरिया एलिमेंट है। ठीक है, तो एरिया है एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो हम जनरली डिस्कस करते हैं और जनरली हम कंसीडर करते हैं एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी, बट इन सम साइंटिफिक कैलकुलेशंस इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो हमारा एरिया होता है, एरिया को हम बहुत सारी जो हमारी कैलकुलेशंस होती है, जो हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है, उनके अकॉर्डिंग जो हमारा एरिया होता है, एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, और बाकी कोई इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं है। अगर आपको और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उसको हम क्यों कंसीडर करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगल है, हमने सपोज कर लिया ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, तो सपोज कर लिया कि हमने है ना इसका एरिया निकालना है, तो हम इसका जनरली एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, L क्रॉस B करके ना, ऐसे तो निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारी लेंथ है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पॉइंट है A, B, C और D। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं A और D। A और D किसके इक्वल है, L के इक्वल है ना। अब एक चीज देखो बच्चों, ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो L है। ठीक है, अब ये इसकी डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इसका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में इसका कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेगा, अगर हम मान लिया सपोज कर लिया कि हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेम केस इसके लिए, अगर हम ऐसे मूव करें इसमें तो ये इस साइड में जाएगा। अब ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी बी वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, बी है ना, और ये भी मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। और हमें पता है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो हमारी 11th क्लास है, 11th क्लास के जो वेक्टर्स है उसमें हमने स्टडी किया था कि मान लिया हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रखी है। ठीक है, और उनके बीच में क्रॉस साइन है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो भी हमारा क्या बनेगा, वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका जो प्रोडक्ट होगा अगर उनके बीच में क्रॉस है तो वो क्या बनेगा, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अगर इनके बीच में डॉट होता तो क्या बनती, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी बनती। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा A वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को समझने के लिए छोटा सा मतलब एक एग्जांपल है। ठीक है, और NCERT में भी हमारे काफी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं इस चीज को समझने के लिए। अगर आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मतलब लिखना, ताकि मैं इसकी और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है बच्चों, और ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई कि हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक चीज हो रहा है कि हम चलो इसको एज अ वेक्टर तो कंसीडर करते हैं, ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है ना कि जो हमारा एरिया एलिमेंट होगा, जो हमारा एरिया होगा, एरिया की डायरेक्शन कौन सी होगी। अब मान लिया हमारे पास कोई भी शेप है, अब जो हमारा एरिया होता है ना हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। नॉर्मल जो हमारा सरफेस होता है ना, कोई भी हमारा सरफेस है, उस सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगा। ठीक है ना, हमेशा नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉर्मल आउटवर्ड्स एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी दो डायरेक्शन बनती है। अब मान लिया हमारे पास कोई भी है ना, कोई भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज कर लिए कि हमारे पास कोई भी एरिया एलिमेंट है, हमने इसकी डायरेक्शन को पता करना है। अब देखो, एक तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्मल आउटवर्ड्स, ठीक है, और एक इसके अंदर की तरफ हो जाएगी ऐसे नॉर्मल इनवर्ड्स। ठीक है ना, तो नॉर्मली हमारे
हमारे पास क्या होती है, दो डायरेक्शन होती है, नॉर्मल आउटवर्ड और नॉर्मल इनवर्ड्स। बट जनरली हम क्या लेके चलते हैं, हम एरिया की नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, जो हमारे 3D फिगर्स हैं उन सब की हम कौन सी डायरेक्शन लेके चलेंगे, या तो जिस साइड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो हमारी तरफ की जो डायरेक्शन होगी वो लेके चलेंगे, और वो हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड्स होती है। ठीक है, और हमें यही चीज याद रखनी है कि जो हमारा एरिया एलिमेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहाँ पे होगी, और नॉर्मल आउटवर्ड्स होगी। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा ds वेक्टर है, ये ds वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ds वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि जो ds है वो क्या हमारे पास कोई भी स्मॉल एरिया एलिमेंट है। ठीक है, और जो हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे n कैप क्या है, n कैप यहाँ पे डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, इस एरिया की, इस स्मॉल जो हमारा एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, n कैप है। ठीक है, तो जो हमारा ds वेक्टर होता है, ds वेक्टर क्या हो गया हमारा एरिया, जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके कंसर्न से भी, और जो हमारा जो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं 12th के बाद उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सपोज करना पड़ेगा कि ये हमारी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमने सपोज करिए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इसमें हमने क्या रख दिया, इसमें हमने ना कोई भी एक एरिया एलिमेंट रख दिया ऐसे। ये हमारा कोई भी एक एरिया एलिमेंट है जिसको हमने इसमें रखा हुआ है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई भी एरिया एलिमेंट रखा हुआ है और उस एरिया को जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका फ्लक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो हमारी फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हमारी वैल्यू हो जाएगी फ्लक्स की। ठीक है बच्चों, और जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स जनरली रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, और नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की कोई ऐसा यूनिट होती है, नहीं होती है। तो इसी वजह से जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारा फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के। ठीक है, क्योंकि ये दो ही चीजों के ऊपर तो डिपेंडेंट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एरिया, कोई भी एरिया एलिमेंट रखा हुआ है। तो जो हमारा फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, उसी के इक्वल होगा कि जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेंगी वो हमारी वैल्यू फ्लक्स की होगी। और जो हमारा फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि जो हमारे डॉट प्रोडक्ट है, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, जो हमारा डॉट होता है, डॉट को रिमूव करते हैं तो हमें क्या अपेंड करना होता है, वहां पे हमें cos थीटा अपेंड करना होता है। तो जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, E ds cos थीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऐसे हम जो हमारी फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मान लिया ये तो हमारा कोई भी एक सिंपल एरिया एलिमेंट है उसके लिए है। अगर हमारे पास कोई भी 3D सरफेस हुआ, ठीक है, कोई भी 3D सरफेस हुआ, तो उस सरफेस का हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, उस केस के लिए हमें क्या करना होगा, उस केस के लिए हमें, मान लिया हमारे पास कोई भी एक स्फीयर आ गया, कोई भी स्फेरिकल बॉडी आ गई, ठीक है, हमें इसका फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें इसका एरिया भी तो रिक्वायर्ड होगा ना। ठीक है, क्योंकि जो हमारी ये है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ना इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई भी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इस सरफेस के ऊपर हम कंसीडर कर लेंगे और हम क्या करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन करने से हमें एंटायर एरिया की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और उस एंटायर एरिया की वैल्यू में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करेंगी
वो हमें क्या देगा, वो हमें फ्लक्स की वैल्यू देगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये चीजें नोट करनी है तो आप प्लीज वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द फ्लक्स और द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है AdS cos थीटा होता है। ये हमारी जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है AdS cos थीटा के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ फ्लक्स है ना, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेके चलेंगे। बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कि हमारे पास 2 टाइप के फील्ड होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये मान लिया हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ध्यान से देखना बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक, ये क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखो इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनके बीच में स्पेसिंग काफी ज्यादा है। ठीक है, और ये हमने सोच कर लिया कि हमारा सेकंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये कैसा होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, डेफिनेशन क्या होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की, if the space in between the electric field lines are more or large, then this type of electric field is said to be weak electric field। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसके बीच में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में अगर जो स्पेसिंग हमारी काफी ज्यादा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो काफी कम है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें तो पता लग गया कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये डिपेंड कैसे करेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसको उस कंसेप्ट को समझने के लिए सपोज कर लिया कि हमारे पास ये कोई एरिया एलिमेंट है, ये हमने इसको ऐसे रखा हुआ है, और सेम एरिया एलिमेंट को हमने कहां पे रखा हुआ है, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, सेम एरिया एलिमेंट को हमने कहां पे रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू ऑफ फ्लक्स है वो कितनी है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि जो हमारी फ्लक्स होती है, फ्लक्स क्या होती है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेंगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा हमारा फ्लक्स के इक्वल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बस एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इसको क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे देखो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो हमारी फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ फ्लक्स है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स और इन द कमेंट बॉक्स। ओके बेटा, अब हम जो हमारा सेकंड
फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ फ्लक्स, वो क्या है? वो है हमारा एरिया। ठीक है बच्चों, वो क्या हमारा? वो हमारा एरिया है। तो जो हमारा सेकंड जो पॉइंट है जिसके ऊपर जो वैल्यू है हमारे फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगी, वो क्या होगा? हमारा एरिया। एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारा कोई भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी जिगजैग हो रखी है बट कंसीडर कर लो इसको, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमने ना यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट रख दिया ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेकंड केस में हमने ना इससे बड़ा एरिया एलिमेंट रखना है। तो ये सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई दूसरा एरिया एलिमेंट है या कोई भी हमारे पास दूसरा एरिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। यहाँ पे देखो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है, 1 2 3। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू 3 है। और यहाँ पे देखो हमारी फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या है? 7 है। अब ध्यान से देखो बेटा कि ये जो हमारा एरिया है, ये कैसा एरिया है? ये हमारा छोटा एरिया एलिमेंट है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा क्या है? छोटा एरिया है। तो इस छोटे से एरिया में क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू कम होगी ना। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया, तो जितना एरिया बढ़ेगा उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करेगी ना। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करेगी उतनी ही ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? उतनी ही ज्यादा हमारी फ्लक्स की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। कब इंक्रीज हुआ है? जब हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये प्रूव होता है कि जितना ज्यादा हम एरिया को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? वैल्यू ऑफ फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगी। और जितना एरिया कम होगा उतनी ही वैल्यू कम होगी। किसकी होगी? फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है बच्चों, दूसरा जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है? थीटा, जिसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। अब ये थीटा क्या है? यहाँ पे देखो थीटा क्या है? थीटा हमारा एंगल है। किसके बीच का एंगल है? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा ये क्या है? हमारा एरिया उसका। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा है। तो इसकी वैल्यू, जो हमारी वैल्यू फ्लक्स है, वो कैसे डिपेंड करेगी इसके ऊपर, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो बच्चों, अब हमने सपोज कर लिया कि हमारा कोई भी एरिया एलिमेंट है। ठीक है ना, ये हमारा कोई भी एरिया एलिमेंट है। ऐसे नहीं है, एक मिनट रुको। ये कोई भी हमारा एरिया एलिमेंट है, उसको हमने ना ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको ऐसे रखा हुआ है टिल्ट करके। ठीक है, और ये हमारी क्या होगी? हमने सपोज कर लिया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अब यहां से देखो कि जो हमारा एरिया एलिमेंट है, हमें पता है कि जो हमारा कोई भी एरिया है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल आउटवर्ड्स होगी ना। तो इसका फेस इस साइड में है, तो इसी डायरेक्शन में तो जो हमारा जो डायरेक्शन होगी एरिया की, वो इसी डायरेक्शन में तो होगी ना। तो ये किस चीज की डायरेक्शन है? ये हमारे एरिया की डायरेक्शन है और उसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एन कैप है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एन कैप रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा एरिया है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये हमारी एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी। और हाँ, ये क्या हमारी? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और हमने सपोज कर दिया कि ये क्या है? ये एंगल है। किसके बीच का एंगल है? ये हमारा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो हमारा एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ठीक है, ये थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। अब हम क्या करेंगे? अब है ना, हम इसको जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसको इसके कंपोनेंट्स में क्या करेंगे? रिजोल्व कर देंगे। तो उसका एक तो कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा और एक कंपोनेंट इसका यहाँ पे बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इसका, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया।
अब यहाँ पे देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसके 90 डिग्री के एंगल पे है, तो इस कंडीशन में जो हमारा थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। क्लियर है बच्चों। और जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हमारा EDS cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ फ्लक्स कितनी आएगी, EDS cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारी जो फ्लक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, वो हमारी EDS के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, फ्लक्स की वैल्यू EDS के इक्वल आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करी, क्योंकि हमारे पास दो ही मतलब दो एंगल आए ना, एक तो थीटा की वैल्यू 0 है, एक थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और थीटा की वैल्यू का मतलब क्या है, 90 डिग्री का, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पुट करो EDS cos 90। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लक्स बनेगा ना वो कब बनेगा, वो उस टाइम बनेगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया एलिमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो वो ही कंडीशन है जिस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू ऑफ फ्लक्स है वो बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 3 फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स के ऊपर हमारी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ फ्लक्स है वो कब मैक्सिमम होगी, कब उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए, तभी हमारी जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स है वो मैक्सिमम आएगी। और 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री का मतलब हुआ कि जो हमारा एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन है ना वो सेम होनी चाहिए, तभी जाके हमारी जो वैल्यू है ना थीटा की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आएगा, मतलब तभी हमारा थीटा 0 के इक्वल आएगा। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कैसे होगी वो हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। तो 5 इसके इक्वल होता है EDS cos थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो पुट कर दो, तो EDS cos 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया, EDS। तो EDS क्या है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है किस चीज की, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इससे ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, अब फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स की जो वैल्यू है वो मिनिमम कब होगी, वो मिनिमम होगी जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, थीटा 90 डिग्री का मतलब हुआ कि जो हमारा एंगल है ना किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट है, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स है ना वो सबसे कम होगी। कैसे होगी अभी आपको मैं बताता हूँ। जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा EDS cos थीटा। अब यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो पुट कर दो cos 90। अब cos 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, cos 90 0 के इक्वल होता है, तो एंटायर वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। If this value is equal to 0, then what should be the value of this flux? The value of flux will be equal to 0. तो जो हमारी फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0। क्या 0 से कुछ छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इसी वजह से जो हमारी वैल्यू है फ्लक्स की वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगी, वो भी हमारी ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा एंगल और जो डायरेक्शन है एरिया एलिमेंट की और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों की
डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू होगी ना फ्लक्स की वो सबसे कम होगी, ठीक है, या मतलब होगी ही नहीं। ठीक है बच्चों, आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू एवरी वन ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दैट वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe it. Thanks for watching this video.